दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख वॉल विद ए विंडो और द हिंदू में छपे लेख फाइनेंसिंग इकोनॉमिक रिकवरी के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। ये ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। कोरोना महामारी, आर्थिक सुधार की प्रबल संभावनाएं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। दरअसल साल 2020 की शुरुआत से ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए अभिशाप साबित हुआ। कोरोना जनित महामारी ने लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था भी इससे गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। एक समय तो पूरी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। इस महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखलाओं के बाधित होने, श्रमिकों के पलायन और वित्तीय तरलता की चुनौतियों के साथ इसके किसी प्रामाणिक उपचार के अभाव में पैदा हुई अनिश्चितता से अन्य सभी क्षेत्रों के साथ आर्थिक क्षेत्र को भी अभूतपूर्व क्षति हुई। लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों से लॉकडाउन के हटने के बाद पिछले कुछ महीनों में स्थितियों में सुधार हुआ है और देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होने के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में यह सुधार विनिर्माण, कोल, स्टील आदि प्रमुख क्षेत्रों में देखने को मिला है। आईएचएस मार्केट इंडिया द्वारा जारी मासिक सर्वेक्षण के मुताबिक अक्टूबर 2020 में विनिर्माण क्षेत्र के परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी क्रय प्रबंधक सूचकांक में पिछले एक दशक में सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। फिर सितंबर माह में कोयला, विद्युत और इस्पात के उत्पादन में भी सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि सेवा क्षेत्र के साथ कुछ अन्य क्षेत्रों में ये सुधार उतना प्रभावी नहीं रहा है। जाहिर है अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए कुछ बड़े सुधारों की जरूरत है। अब सवाल है कि इन सुधारों के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि आर्थिक सुधार की इस राह में क्या क्या चुनौतियां हैं। आइए इन पर विचार करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में गिरावट क्यों और कैसे हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते भारत में मार्च के आखिरी हफ्ते से देशव्यापी लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया गया था, जिसके चलते लोगों की आवाजाही और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होने लगी और आने वाले महीनों में दुनिया के दूसरे देशों के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था में भी भारी गिरावट देखने को मिली। सरकार के ही मुताबिक अप्रैल-जून की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। इसी तरह पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में 39.3% और खनन क्षेत्र में 23.3% की गिरावट और होटल, परिवहन, व्यापार एवं संचार के क्षेत्र में 47% की गिरावट दर्ज की गई। इसकी वजह रही कि लॉकडाउन के चलते देश में औद्योगिक गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव देखा गया। कृषि को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट का पता इस बात से चलता है कि इस दौरान विद्युत की खपत में भारी कमी देखने को मिली। अगर सिलसिलेवार ढंग से देखें तो मार्च में 8.7%, अप्रैल में 23.2%, मई में 14.9% और जून में 10.9% की कमी आई। इन सब का नतीजा हुआ कि इस दौरान शहरी रोजगार में भारी गिरावट देखने को मिली। लिहाजा अप्रैल माह में 23.52% और मई माह में 21.73% बेरोजगारी दर दर्ज की गई। इससे इतर लॉकडाउन की घोषणा के बाद सरकार के राजस्व में भारी गिरावट देखी गई। मार्च में सरकार को 97,597 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में कुल कर प्राप्त हुए, जबकि अप्रैल और मई माह में घटकर ये लगभग 32,000 करोड़ और 62,000 करोड़ रुपए रहे। राजस्व में हुई गिरावट के कारण सरकार के लिए औद्योगिक उत्पादन और खपत में हो रही गिरावट को कम करने के लिए बाहरी समर्थन प्रदान करना एक बड़ी चुनौती बन गया। लिहाजा सरकार चारों ओर से चुनौतियों से घिर गई। लेकिन अब कई तरह से अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि आर्थिक सुधार के तौर पर क्या क्या संकेत मिल रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, अक्टूबर 2020 में विनिर्माण क्षेत्र के क्रय प्रबंधक सूचकांक में पिछले एक दशक में सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई।
फरवरी के बाद पहली बार ऑटोमोबाइल कंपनियों ने वाहनों की बिक्री में वृद्धि दर्ज की और कोर उद्योगों के उत्पादन में भी सुधार देखने को मिला। सितंबर में कोर उद्योगों के उत्पादन में मात्र 0.8% की गिरावट देखने को मिली, जो कि अगस्त की 7.3% और अप्रैल की 40% की गिरावट से काफी कम है। इस माह में कोयला, विद्युत और इस्पात के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2020 में जीएसटी संग्रहण 1.05 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा, जो कि इस साल संग्रहित किया गया सबसे अधिक कर राजस्व है। एक आंकड़ा ये भी है कि अक्टूबर 2020 में जीएसटी के रूप में एकत्र किया गया कुल कर राजस्व अक्टूबर 2019 में एकत्र किए गए कुल राजस्व से 10% अधिक है। इससे इतर अक्टूबर के महीने में घरेलू मांग में भी इजाफा हुआ है। माइक्रोवेव जैसे घरेलू उपकरण की बिक्री में 70%, वॉशिंग मशीन में 15% और रेफ्रिजरेटर की बिक्री में 10% की वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि विद्युत खपत के मामले में सितंबर से ही सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली। इस माह में 1.8% का इजाफा हुआ, जो अक्टूबर में 13.38% तक पहुंचा। आइए अब जानते हैं कि आर्थिक सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। जब कोरोना महामारी के चलते अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, तब सरकार के सामने चुनौती थी कि कैसे अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जाए। लिहाजा केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। इसके तहत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए लगभग 20 लाख करोड़ रुपए जारी करने की रूपरेखा प्रस्तुत की। कोविड के चलते पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए आरबीआई द्वारा बैंक ऋण के भुगतान पर 90 दिनों के अस्थायी स्थगन की घोषणा की गई। अर्थव्यवस्था में तरलता को बनाए रखने के लिए भी सरकार ने कई प्रयास किए। अप्रैल माह तक सरकार ने लोगों के खाते में 36,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तरलता को बनाए रखने के लिए मनरेगा के बजट में 65% का इजाफा किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान योजना के माध्यम से भी अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई गई। औद्योगिक क्षेत्र की वित्तीय चुनौती को देखते हुए सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में संशोधन करते हुए इसकी प्रक्रिया शुरू करने के लिए डिफॉल्ट की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया। अब सवाल है कि ये चुनौतियां क्या-क्या हैं। दरअसल कई क्षेत्रों से आर्थिक सुधार के संकेत मिलने के बावजूद आने वाले दिनों में खपत, निवेश और निर्यात में वृद्धि पर ही अर्थव्यवस्था में निरंतर आर्थिक सुधार निर्भर करेगा। अक्टूबर की बात करें तो इस माह में निर्यात में 5.4% की गिरावट देखी गई, जबकि अप्रैल से अक्टूबर के दौरान इस क्षेत्र में 19% की गिरावट और इसी अवधि के दौरान देश के आयात में 11.6% की गिरावट दर्ज की गई। देश के निर्यात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की भूमिका बहुत ही अहम है। वित्त वर्ष 2018-19 में इस क्षेत्र से निर्यात लगभग 38.10% रहा, लेकिन पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में वित्तीय तरलता और मानव संसाधन की कमी के साथ मांग में हुई गिरावट से स्थितियां और अधिक चिंताजनक हो गई हैं। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हाल के कुछ वर्षों में निर्यात क्षेत्र में भारत के प्रदर्शन में गिरावट देखी गई है, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र में निवेश में गिरावट भी एक बड़ी चुनौती है। जून 2020 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण और जीडीपी का अनुपात 19.5% रहा, जबकि जून 2018 में ये 29% पर था। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से देश का बैंकिंग क्षेत्र भी कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा था, लेकिन कोरोना महामारी से उत्पन्न हुई वित्तीय चुनौतियों के चलते एनपीए के मामलों में और वृद्धि हुई है, जिससे ये समस्या और भी जटिल हो गई है। जाहिर है बैंकिंग क्षेत्र में व्याप्त जोखिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब सवाल है कि ऐसे में क्या हो आगे की राह। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना के चलते उत्पादन और खपत दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नौकरियां खत्म होने लगी और अर्थव्यवस्था में तरलता कम होने लगी। फिर आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित होने लगी। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए खपत और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है।
लिहाजा सरकार को स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता को कम करते हुए स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देना होगा। कोरोना महामारी के दौरान कृषि क्षेत्र में सबसे कम गिरावट देखने को मिली। फिर भी इस क्षेत्र में रोजगार और आय में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास करने की भी जरूरत है। सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अर्थव्यवस्था की क्षति को कम करने के लिए खपत निवेश चक्र को जल्दी ही गति देना होगा ताकि संतुलन बनाया जा सके। इसके अलावा सरकार को असंगठित क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से जुड़े उद्योगों की वित्तीय चुनौतियों को दूर करने के लिए विशेष तथा लक्षित योजनाओं की शुरुआत पर विचार करना चाहिए। वर्तमान में अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेतों के बीच दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के मामलों में वृद्धि का आंकड़ा एक बड़ी चिंता का कारण है, लेकिन सरकार को इस परिस्थिति में भी विकास के नए अवसर पैदा करने होंगे। बहरहाल देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए सरकार को सार्वजनिक निवेश के साथ स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, वित्तीय तरलता को बनाए रखने और सार्वजनिक खपत को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान देना होगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। कोरोना वायरस महामारी ने अर्थव्यवस्था को किस प्रकार नुकसान पहुंचाया है? महामारी के बाद आर्थिक सुधार की जरूरत पर प्रकाश डालते हुए इसकी चुनौतियों को रेखांकित करें।